नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। तो उसके लिए सभी तैयार हो जाइए, सभी अपनी नोटबुक लेकर आ जाइए। अभी हम प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा रहेगा, देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न जो पांचवा है, बाकी सब जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना और सही कथन के सामने सही का निशान लगाना, सब ये सब आप अपने आप ही करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्रश्न। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। कि सूक्ष्म जीव जो हमें पता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है, तो उनके आर्थिक महत्व को हमने बताना है। देखिए क्या क्या है। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कृषि में कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम करते हैं। तो कृषि में नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणुओं द्वारा मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से होता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन स्थितीकरण, कृषि में नाइट्रोजन स्थितीकरण ये कौन करते हैं? जीवाणु द्वारा करते हैं। तो नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणुओं द्वारा मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से। दूसरा, डेयरी में दही जमाने में इनका उपयोग किया जाता है। डेयरी में जहां पर दही जमाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। इनका औद्योगिक महत्व की बात अगर हम करें तो सिरके के निर्माण, चाय के उत्पादन आदि में करते हैं। विविध जीवाणु यानी कि विविध प्रकार के जो कार्य है उनमें, जैसे कि जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद, ह्यूमस में बदलना। ठीक है, तो जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद, ह्यूमस में बदलना। तो ये सारी बातें जो है हम इसके अंतर्गत करेंगे, जहां पर हमसे ये पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। जिसमें हम कृषि की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन स्थितीकरण, डेयरी की बात करें तो दही जमाने में, औद्योगिक महत्व की बात करें तो सिरके का निर्माण चाय के उद्योग में, तथा जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद में, ह्यूमस में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 6। प्रतिजैविक दवाइयां किसे कहते हैं? इनका क्या उपयोग है? प्रतिजैविक दवाइयां जिन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक दवाइयां किसे कहते हैं? इनका उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाइयां या दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होता है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। अब इनका उपयोग अगर हम पूछे तो आप लिखोगे, प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफॉइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। तो ये थोड़ा सा लंबा सा आंसर है, इसको आराम से लिखिए। आप लिख लीजिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाइयां वे दवाइयां हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होते हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है।
उपयोग, प्रतिजैविक दवाइयों का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 7वां, टीकाकरण किसे कहते हैं? टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किसे कहते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधमात प्रतिरोध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। क्या है टीकाकरण? किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या अन्य रूप में दी जाती है उसे ही हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाता है ना? तो क्या लिखेंगे हम? जैसे कि पौधों में कौन कौन सी बीमारियां होती है? गेहूं की गेरुई रोग कवक द्वारा, गेहूं का कंडुआ रोग कवक द्वारा, नींबू का कैंकर जो जीवाणु द्वारा होते हैं। तो ये तो हुए पौधों की बात। अब जंतुओं में भी कई प्रकार की बीमारियां होती है ना? सूक्ष्म जीवों द्वारा कई बीमारियां होती है, उनके बारे में भी हम पता लगा लेते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर जिसे ज्वर जेई जापानी एन्सेफलाइटिस भी कहते हैं, जिसे जेई या जापानी एन्सेफलाइटिस भी कहते हैं, एवं एक्यूट, ठीक है, ये ट है यहां पर, एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम जिसे एईएस कहते हैं। तो ये सारी बीमारियां जो अभी मैंने आपको बताई, ये सभी मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो इन बीमारियों से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। फिर क्या कर सकते हैं हम? शरीर को अधिक ढक कर रखें। ये जो भी दवाइयां जो बीमारियां बताई, ये सभी बीमारियां मच्छरों द्वारा होते हैं, यानी कि मच्छर ही है जो इनके जो सूक्ष्म जीव है इनको एक जगह से दूसरी जगह पर, एक शरीर से दूसरी शरीर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दूसरा बचाव का तरीका, शरीर को अधिक ढक कर रखे। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दे। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना, ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि एक
संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग नहीं पहुंचता है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसका आंसर आराम से लिखिए। प्रश्न 8वां, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। तो सूक्ष्म जीव जो है ना केवल मनुष्यों में रोग फैलाते हैं या जंतुओं में रोग फैलाते हैं, बल्कि पौधों में भी ये रोग फैलाते हैं, तो उसके बारे में भी हम लिखेंगे थोड़ा सा। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके। जंतुओं के भांति पौधों में भी क्या होता है, क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कि गेहूं की गेरुई रोग कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग भी कवक द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग जीवाणु द्वारा। और उनसे बचने के तरीके क्या हैं, ये हम आगे देखेंगे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर एवं एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम बीमारियों से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। एवं गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। शरीर को अधिक ढककर रखना चाहिए। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दे। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पोलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर क्या करना चाहिए, लोगों का मुंह पर रुमाल रखना बहुत सारे रोगों से हमें बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे इसके जितने भी प्रश्नों के उत्तर हम अभी लिख चुके हैं। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, आपको पता है, आपने किसी ने देखा उस चैप्टर का नाम, कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका से अंग तंत्र तक, उस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।